सो ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, बहुत टाइम हो गया आप लोगों से मिले और मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। आई वॉज सीरियसली मिसिंग यू गाइस। एक सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हर एग्जाम में, राजस्थान की हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है सर कॉन्स्टिट्यूशन। सब्जेक्ट नेम इज कॉन्स्टिट्यूशन। अरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ लगता है और कहाँ इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको थोड़ा समझने के लिए 2 मिनट आप मेरी बात सुनिए। देखिए, ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आरजेएस के ये मेंस में काम आता है। मेनली सब्जेक्ट काम आता है मेंस में, और मेंस में भी जहां काम आता है वो है ऐसे ऐसे राइटिंग में। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस ली है और अगर आपने ऐसे राइटिंग में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मिलित नहीं किया, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनकलकेट नहीं किया ऐसे राइटिंग में, तो दिक्कत होगी। दूसरी चीज, इट इज रिक्वायर्ड फॉर जेएलओ। अब जेएलओ कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो जेडीए का जेएलओ हो, चाहे वो रिको का जेएलओ हो, चाहे वो अपने आरपीएससी का जेएलओ हो, या फिर जो एलआई डिपार्टमेंट से उनके जेएलओ हो। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है। एक पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ही होता है। अपार्ट फ्रॉम इट आप कोई भी अदर एग्जामिनेशन अगर देखोगे तो उसमें भी, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर आपके अदर बैंक या पीएसयू के एग्जामिनेशन हैं, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को इतना वेटेज क्यों दिया जाता है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लॉ नहीं है। हम जैसे सीपीसी पढ़ते हैं या फिर हम लोग बीएनएस पढ़ते हैं, बीएनएसएस पढ़ते हैं या बीएसए पढ़ते हैं, उसकी तरह सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ नहीं है। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को आत्मसात नहीं करेंगे खुद के अंदर, मतलब खुद के अंदर जब तक आप उस चीज को इनकलकेट नहीं करेंगे, आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर मैं सीआरपीसी या बीएनएसएस पढ़ रहा हूँ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उपयोग है? या फिर सर मैं सीपीसी पढ़ रहा हूँ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उपयोग है? ऐसे तो कोई उपयोग है नहीं सर। अगर आप देखो तो ऐसे तो कोई उपयोग है नहीं सर कॉन्स्टिट्यूशन का। आप अगर हम एज ए लेमैन कहें, एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचें, तो संविधान का क्या उपयोग है सीपीसी में, बीएनएसएस में या साक्ष्य अधिनियम में? लेकिन सर अगर आप बहुत इसके रूट्स में जाएंगे, अगर आप इसके को एक बार समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको नहीं आता, या कॉन्स्टिट्यूशन अपने आंसर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग नहीं कर सकता, या ऐसा राइटिंग में जो संविधान की बातें नहीं लिखता, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल आप मेरी मैं आपको कोई ऐसे बात नहीं कर रहा, लेकिन ये 2 टूक बात आपको ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझना जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं सीआरपीसी या बीएनएसएस में, अभी इसमें ये प्रोविजंस जो हैं कि राइट ऑफ एडवोकेट मिलना चाहिए ऑफ हिज ओन चॉइस, खुद के, है ना, एक अधिवक्ता उनको दिया जाना चाहिए। या फिर आप बात करते हो 24 आवर्स में आपको प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाना चाहिए, अगर आप इसकी बात करते हो। तो ये तो एक उसका पार्ट हो गया। तो ये सब चीजें कहां से आई है सर? दीज आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में बताता हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट के संदर्भ में बताता हूँ मैं आपको। जैसे हम वहां पे एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, या सेक्शन 25 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस को अगर आप रफली समझेंगे तो वहां पर ये दिया हुआ है कि स्टेटमेंट बिफोर पुलिस नॉट एडमिसिबल। या फिर आप बात करते हो कोई भी स्टेटमेंट जो खुद को इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं, या फिर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि खुद के लिए हो, अगेंस्ट हिमसेल्फ हो, आप वो नहीं कर सकते। देयर इज ए फेमस केस जो मैंने आपको लिखवाया था, काठी कालू ओगड़ वाला।
अगर किसी को पता है तो सिर्फ ये सब डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब इन सबको जो तमाम शक्तियां दी गई है वो सिर्फ संविधान द्वारा दी गई है। अभी संविधान को पढ़ने का जो तरीका है वो समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम लोग अब प्योरली ऑनलाइन क्लासेस रन कर रहे हैं, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लासेस लाइव आके देखिए, क्योंकि देखिए मैं बहुत कुछ कमेंट नहीं करता बच्चों पे और मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है यार, सबका अपनी इंडिविजुअलिटी है, लेकिन ये बात समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको 1.5 स्पीड में समझ रहे हो तो नहीं समझ में आएगा सर। आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक विकल्प है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को यू कैन नॉट गो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 1.5 और 2 की स्पीड पर आप देखेंगे नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेजर पार्ट तो अपना ये है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पढ़ाऊंगा, आज बहुत सारे बच्चों का ओरिएंटेशन भी है, कुछ नए बच्चे भी क्लास में हैं, उनको भी थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए इफ यू आर कमिंग फॉर आरजेएस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखिए, ये कोई एग्जाम नहीं है, मतलब बाकी एग्जाम्स की तरह कोई एग्जाम नहीं है। आपको कि आरजेएस एक सिंपल पेपर है, हम आरजेएस के एग्जाम प्री देंगे, मेंस देंगे, फिर निकालेंगे। जितनी लाइफ आरजेएस के प्रिपरेशन में टफ है, उतनी ही उससे ज्यादा टफ हो जाएगी जब आप जज बन जाएंगे। और प्रिपरेशन तो टफ है ही, लेकिन जज बनने के बाद लाइफ उससे ज्यादा टफ है, ये बात थोड़ा सा समझना। जब आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हो तो कभी भी आपके अंदर वो नहीं होना चाहिए कि मेरे को थोड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं उसको थोड़ा ढील छोड़ देता हूँ, या फिर मैं आज नहीं कल पढ़ूंगा, या फिर आज का जो है उसको नहीं यार कल रिवाइज करेंगे, या एक बार सब्जेक्ट पूरा हो जाने दे, एक ही दिन में या 2-3 दिन में बैठ के पूरा सब्जेक्ट में खत्म कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा। ये सब नहीं चलता है सर, ये बात आप याद रखिए। रोज का रोज पढ़ेंगे, रोज का रोज याद करेंगे तो एग्जाम निकलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आजकल जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, डायरेक्ट अपना महत्व खोता जा रहा है। नहीं सर, बाकी एग्जाम्स का पता नहीं, लेकिन आरजेएस का अगर निकालना है तो डायरेक्ट की और फंडामेंटल है। पेपर 2 पैटर्न्स में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हर एक स्टेज का अपना एक महत्व है। प्रीलिम्स का महत्व यह होता है कि आपको एलिमिनेशन राउंड आना चाहिए, आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। एक सवाल है, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी डी क्या उसमें सही जाएगा। ये एलिमिनेट करने का राउंड है प्रीलिम्स। आपकी बेसिक थिंकिंग का जो राउंड है वो है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स आपकी बेसिक थिंकिंग, बेसिक एनालॉजी क्या है आपके माइंड में, क्या आप बेसिकली सोचते हैं, दैट इज द राउंड ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का राउंड ये है। हम बात करते हैं मेंस की। सर मेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे एग्जामिनेशन का, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है इसको एक बार समझते हैं। देखिए एग्जाम का 3 पैटर्न बताया मैंने आपको, प्री, मेंस और इंटरव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस। जो बच्चे मेंस की तैयारी नहीं करते उनका प्रीलिम्स निकलने के 50-50 चांसेस है सर। जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते उनका 50-50% है प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। और मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि जो चीज आप लिख सकते हैं वो चीज आप 4 ऑप्शंस में एलिमिनेट इजीली कर सकते हैं, और जो चीज आप नहीं लिख सकते, वो आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। जो मेंस की तैयारी नहीं करते उनका 50-50% चांसेस है कि मेंस निकले ना निकले, लेकिन जो बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं उनका प्रीलिम्स बहुत इजी वे में निकलेगा, इजी गोइंग निकलेगा। उनको मेंस में भी 70-80% उनका एफर्ट ऑलरेडी लग चुका होगा। मेंस क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि देखिए राजस्थान में 100 मार्क्स का सिविल, 100 मार्क्स का क्रिमिनल और 35 का इंटरव्यू आता है। अब ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे, आज ओरिएंटेशन है आज कुछ बच्चों का, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन। देयर इज 100 मार्क्स सिविल, क्रिमिनल एंड देन इंटरव्यू, और आपका 100 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश। ठीक है सर, ये टोटल रहता है। 300 में से आपको मार्क्स मिलते हैं, और जो 300 में से 170-180 लेके आ जाता है वो टॉप 10 में आता है सर।
वो टॉप 10 में रैंक सिक्योर करता है। लेकिन 170-80 मार्क्स का मतलब होता है कि हर एक सब्जेक्ट में 60 का एवरेज बैठना चाहिए आपका। हर एक सब्जेक्ट में 60 का एवरेज बिठाना बहुत मुश्किल है। उसका एक रीज़न ये होता है कि देखिए, एग्जामिनर किस माइंडसेट से आपकी कॉपी चेक कर रहा है आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप अच्छा लिखेंगे 60 नहीं तो 50 प्लस इजीली आप स्कोर करेंगे। अगर आप 50 प्लस भी जा रहे हैं तो देयर आर चांसेस। राजस्थान में इंटरव्यू का वेटेज बहुत कम है। अगर आप 300 से कंपेयर करोगे 35 को, तो हार्डली 12% का इंटरव्यू वेटेज है। तो मतलब अगर जितने मार्क्स आप मेंस में खींचोगे उतना ही कम बर्डन रहेगा आपके ऊपर इंटरव्यू के अंदर। तो मेंस में मैक्सिमम स्कोर तभी हो सकता है जब आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, कॉमनली जो मैंने स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स देखी वो ये है कि वो बच्चे खूब पढ़ते हैं। ऐसा नहीं मेहनत में कमी है, मेहनत में कमी नहीं है, डायरेक्शन में कमी है, मेंटरशिप में कमी है। कमी कहाँ पे आती है सर, कि अपना साल भर पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हैं, बैरेक्ट के पूरा पूरा बैरेक्ट लाल किया हुआ है रट के, या फिर पूरा बैरेक्ट समझ के पूरा लाल किया हुआ उन्होंने। अब पूरा सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन प्रीलिम्स तो निकल जा रहा है, लेकिन मेंस नहीं क्लियर होगा। और मेंस क्यों नहीं क्लियर होगा? क्योंकि सर जब तक आपके दिमाग में जो है आप उसको लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बच्चे क्या कहाँ पे तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स हो गया 1 जुलाई को, ठीक है, और जुलाई में अपना प्रीलिम्स हुआ और 15 अगस्त को आपका रिजल्ट आ गया, 45 दिन में रिजल्ट आ गया आपका। और रिजल्ट आने के बाद में जो नई डेट अनाउंस हुई है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है ना सर, आपका 29 और 30 सितंबर को आपका मेंस रख दिया, मतलब 45 दिन दे दिया आपको यहाँ पे। तो ये जो बच्चा होता है ये सर पढ़ना शुरू करता है अपने कहाँ से, जब रिजल्ट आता है तब से। क्योंकि उसको क्या लगता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि 80 पे निकलेगा नहीं निकलेगा, 81 स्कोर बन रहा है सर, क्लियर होगा नहीं होगा, हाईकोर्ट ने भी कुछ सवाल डिलीट कर दिए सर। तो सर ये जो 45 दिन है, इस 45 दिन में आपको हिंदी इंग्लिश भी करनी है, आपको ऐसे भी करने हैं तैयार अपने, आपको जजमेंट राइटिंग ओड राइटिंग भी तैयार करनी है, आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी तैयार करनी है, आपको मेंस के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं। बहुत बर्डनफुल दिन होते हैं 45 दिन। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, अगर आप चाहते हैं पढ़ना और निकालना एग्जाम, तो प्लीज ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेंस पे फोकस करो और मेंस को टारगेट करो। मेंस के लिए देयर इज ए बुक। जैसे अपना कोई भी सब्जेक्ट खत्म होता है तो मार्केट में एक बुक आती है, दैट इज अनसोल्ड बुक, अनसोल्ड बाय सिंघल फॉर मेंस। एक बुक आएगी अनसोल्ड बाय सिंगल फॉर मेंस, प्लीज ये बुक पढ़िए। इस बुक में अब जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, मेरा अनुसरण कर रहे हैं, उन बच्चों की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट करा है, सपोज हमने एसआरए किया या लिमिटेशन किया, या हमने बीएसए किया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया, तो वो बच्चा जब इस बुक में जाके देखता है सारे क्वेश्चंस उस बुक में कवर होते हैं। तो जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म होता है, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो रैंडमली आंसर्स लिखना स्टार्ट कीजिए, मुझे चेक कराइए। बाकी इंस्टीट्यूट्स में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है कि आप साल भर आंसर्स चेक कराते रहें, लेकिन अभिथान लॉ अकेडमी में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि यू जस्ट राइट योर आंसर एंड चेक इट। ठीक है, अपने यहाँ से अभी 5 बच्चों का जीजीएस में सिलेक्शन हुआ। देयर इज ए स्टूडेंट, बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको उन स्टूडेंट की। उनका नाम था मोनिका राठौड़। अरे मोनिका चौधरी, राठौड़ नहीं, मोनिका चौधरी। उनके साथ क्या सिचुएशन थी आप समझना मेरी बात। कभी कभी मेंटरशिप और गाइडेंस क्यों लाइफ में जरूरी होती है, इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट है मोनिका चौधरी, ठीक है, अगर आपको पता हो तो आरजेएस का मेंस और अपना जीजेएस का मेंस, ये दोनों एक ही दिन हुए थे। ये दोनों हुए थे 11 और 12 अक्टूबर को। दोनों के मेंस सेम डे थे, मतलब जीजीएस का मेंस तो एक ही दिन होता है, तो उनका मेंस 12 अक्टूबर को था। तो ये मैडम है मोनिका, ये मेरे पास आई थी और ये इन्होंने मेरे से एपीओ की क्लासेस ली हुई थी, मतलब मैंने इनको एपीओ में क्लासेस दी थी इन मैम को, ठीक है ना। अब आप सोचिए मेहनत कहाँ काम करती है और मेहनत किस तरह से कार्य करती है। एपीओ में बहुत खराब रिजल्ट रहा सब बच्चों का, 4 बच्चे पास हुए। अगर आप पूरी सिचुएशन को देखोगे मोनिका के संदर्भ में, उनका भी जीजीएस में हुआ, उनका आरजेएस में भी मेंस था, उनका जीजीएस को भी मेंस था।
तो शी आस्क्ड मी कि सर किस एग्जाम के लिए मुझे जाना चाहिए, मुझे आरजेएस मेंस के लिए जाना चाहिए या मुझे जीजेएस मेंस के लिए जाना चाहिए। सिंपल सवाल पूछा उन्होंने, सर मैं किस एग्जाम के लिए जाऊं, मेरा पहला मेंस है ये। अगर मैं इमोशंस में आके बोलता हूं उनको कि नहीं नहीं मैडम आप तो आरजेएस दो, अपना होम स्टेट है, ये है वो है, तो होता नहीं होता उसकी गारंटी नहीं थी। देखिए इधर है, इधर 44 सीट्स थी, आई थिंक इधर 220 प्लस सीट्स थी। इधर का जो मेंस है लो का, वो थोड़ा इजी आता है, मतलब इतना टिपिकल मेंस नहीं है, आप इजीली मेंस निकाल लेंगे अगर आपको थोड़ी सी भी आंसर राइटिंग आती है तो। इधर टोटल 44 सीट्स थी, उसके ऊपर से जनरल कैटेगरी की अराउंड 15 के अराउंड सीट्स थी, 15 या 17 अराउंड सीट्स थी टोटल, और कंपटीशन इधर ज्यादा था। पेपर की 2 दिन पेपर चलते हैं, इधर इधर सिर्फ 1 दिन पेपर था। तो उन मैम को मैंने ये बोला कि मैम अगर आपको जज बनना है, आपको लगता है कि मैं अपना जज बनने के लिए मेरा मेन टारगेट है, तो मैडम आप बिना कुछ सोचे समझे यू जस्ट अपीयर फॉर जीजीएस मेंस, क्योंकि वहां पर आपका मेंस निकल जाएगा और इंटरव्यू में देयर इज ए लक फैक्टर, आपका होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इंटरव्यू में सिर्फ लक चलता है जीजीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन क्योंकि जीजीएस में क्या क्यों लक है वहां पर, क्योंकि वहां पर 20 नंबर आने चाहिए आउट ऑफ 50। अगर आपको 50 में से वो लोग 20 नंबर नहीं देते तो आपका जीजीएस इंटरव्यू नहीं क्लियर होगा, बिल्कुल ये टू बी फ्रैंक बात है। तो मैंने कहा उधर आपका लक है मैडम, अगर वो लेने में इंटरेस्टेड होंगे तो आप जज बन जाएंगे, मतलब आप सबसे स्पीड से जज बनेंगे। जज बनना ही अगर मकसद है, सर्विंग सोसाइटी, अगर सोसाइटी को सर्व करना ही मकसद है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप राजस्थान में बनो, गुजरात में बनो, मध्य प्रदेश में बनो, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आपको जहाँ जज बनना है वहाँ जज बनो। लेकिन अगर आपका मेन एम जज बनना है तो यू कैन इजीली। राजस्थान के लिए मना क्यों किया था मैंने उनको ये कहा था कि मैम देखो राजस्थान में एक तो कॉम्पिटिशन ज्यादा है, दूसरी बात यहाँ पर मेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। मेंस बच्चे नहीं क्लियर कर पाते क्योंकि और समय भी आपके पास कम है, आपका पहला मेंस है। रिमेंबर दिस इज योर फर्स्ट मेंस, अभी आपको पास आउट हुए 1 साल भी नहीं हुआ है पूरा प्रॉपरली, आपका पहला मेंस है मैडम ये। तो अगर जज बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो इस दिन है, और ये हमारी बात हो रही है मेंस आने के 1 महीने पहले, एंड शी अपीयर्ड फॉर दिस वन एंड शी फाइनली सिलेक्टेड। तो ये मेंटरशिप और गाइडेंस अगर नहीं होती तो आज वो मैडम अनएम्प्लॉयड होती और इस फील्ड में अभी भी फंसी हुई होती। तो वहां तक पहुंचो, वहां तक पहुंचने के बाद में इफ यू हैव ऑप्शन, तो मेंटरशिप और गाइडेंस दैट इज रिक्वायर्ड इन योर लाइफ। प्लीज, मेंस की तैयारी एक दिन में नहीं होती है, इट टेक्स टाइम, और आरजेएस के मेंस की तैयारी करना इज वेरी डिफिकल्ट इस रिगार्डिंग है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 1 महीना पढ़ लूंगा, 2 महीना पढ़ लूंगा और मेरा मेंस निकल जाएगा, तो नहीं निकलेगा। 6 महीने पढ़ लूंगा, नहीं निकलेगा। मेंस तब निकलेगा जब मल्टीपल रीडिंग्स होगी नोट्स की, क्लास में जो नोट्स पढ़ रहे हैं उनको मल्टीपल टाइम पढ़ोगे, और जो डायरेक्ट है उसको मल्टीपल टाइम पढ़ोगे, देन यू आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ये बिल्कुल सिंपल और फ्रैंक सी बात है सर, ठीक है। देखिए अपना जो ऐप है, कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, अभी क्लास में भी है। अपना जो ऐप है सर, अपने ऐप में कुछ क्लासेस तो आपको लाइव सेक्शन में दिखेगी, और जो क्लासेस लाइव सेक्शन में नहीं है वो कंटेंट वाले सेक्शन में दिखेगी, ठीक है ना। तो अगर किसी को लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा मिसिंग है तो वो कंटेंट वाले सेक्शन में जाके उसको देख लीजिए, कंटेंट वाले सेक्शन में उसको जाके प्लीज देख लीजिए, वहां पर आपको सेक्शन दिख जाएंगे। हाँ, जो सब्जेक्ट अभी नए आए हैं, देखो यार जब एडमिशन लिया था कुछ बच्चों ने, मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा, मैं सबके कह रहा हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, सर हमारा एक्सेस कट गया और हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं जो पेंडिंग है। तो पेंडिंग सिर्फ वो सब्जेक्ट होंगे आपके जो कि आरजेएस में सिलेबस चेंज होने के बाद आए हैं, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि मैंने वो पढ़ाई नहीं है। अगर आप क्रैश कोर्स की क्लासेस में देखोगे तो वहां पर वो सब्जेक्ट डिस्कस हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सब्जेक्ट अनटच्ड हो, बिल्कुल छुआ भी नहीं। एक्सरसाइज एक्ट की क्लासेस ये मैंने उस वाले एपीओ वाले बैच में ली थी, और इस क्लास में भी लाइव की थी, इस वाले बैच में भी लाइव की थी। तो सारी क्लासेस अवेलेबल है, कोई भी क्लास अनटच नहीं है। बट इफ यू आर क्लेमिंग एज अ मैटर ऑफ राइट कि मेरे को राइसन लैंड रेवेन्यू सर आप समझा दीजिए, पढ़ा दीजिए, तो यार यू आर एन ओल्ड स्टूडेंट। आप जो बच्चे हैं बेसिकली ना, आप पुराने बच्चे हो, यू कैन नॉट क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट। इफ यू रिक्वेस्ट मी, मैं आपको दे दूंगा यार, मेरे को क्या
मुझे कौन सा अपने साथ लेके जाने सब्जेक्ट्स, मेरा तो काम ही पढ़ाने का है सर। सर इट इज नॉट एज ए मैटर ऑफ राइट। बहुत सारे बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर को नहीं कहूँगा, सब बच्चे मेरे बहुत प्यारे हैं यार आप लोग, पर प्लीज थोड़ा सा समझो। और सारे क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, पर प्लीज शो योर डेडिकेशन। डेडिकेशन नहीं दिखेगा मुझे, आई विल नॉट टेक यू गाइज इज सीरियस। मैं डेडिकेशन देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसों के लिए बच्चों को पढ़ाया है सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं, बस पढ़ लो और क्या। पढ़ाई करने वाले से मतलब है मुझे तो। अब मुझे लगता है कि हाँ स्पार्क है, पढ़ाई कर सकता है, मेहनती है और लगातार पढ़ने में इच्छुक है, तो पढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। नो वन विल स्टॉप यू। लेकिन अगर वो चीज नहीं है तो फिर यार प्लीज थोड़ा पढ़ो यार। हाँ, ऐसे तो हर चीज ही अवेलेबल है। वो तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ही सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको पूरा मेरे को पढ़ाना ही है। वो तो मैं पढ़ाता ही रहूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है पढ़ाने में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम पढ़ाने का है, आपका काम पढ़ने का है। लेकिन अगर उसमें भी लापरवाही मत करो, ठीक है ना। क्योंकि जब ऑफलाइन थे तो मुझे भी पता है कि कितने बच्चों ने लास्ट कब मुंह दिखाया था अपना, आज के 8-9 महीने, 10 महीने पहले, 12 महीने पहले। और जब एक्सेस कटने लगते हैं तो आप कहते हो कि सर वो बाकी रह गए, बाकी रह गया। तो यार ऐप में नहीं स्टोर करोगे तो फिर एक यार मैं क्या कर सकता हूँ उसका, बताओ। तो प्लीज मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर एडमिशन लिया है और पैसे दिए हैं, क्योंकि मुझे नहीं पछता है ऐसा पैसा, जब मेरे को हजम नहीं होता भाई, मेरे को बदहजमी हो जाती है अगर किसी ने पैसा दिया है और अपना भरपूर उपयोग नहीं किया है। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग मुझे एक्सप्लॉइट कर दो, जितना लेना है लो। ये बात याद रखो, मार्च 2024 में जब ये बैच स्टार्ट हुआ था, जब ये क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर 17 मई से ना, मैंने 13 मई को 2026 को लोगों के एक्सेस काटे हैं। आप सोचिए 2 साल से भी ज्यादा मैंने एक्सेस दिए, 2 साल, इट इज मोर देन 2 ईयर। अगर उसमें भी आपके कुछ सब्जेक्ट्स लेना रह जाते हैं, अगर आप नहीं चाहते आपके कुछ सब्जेक्ट्स बच गए, तो उसमें यार उसमें अपना फॉल्ट नहीं है फिर ब्रदर, इट इज ऑल योर फॉल्ट। अगर मार्च 2024 से भी अगर आप मई 26 तक नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप कभी कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना सर। वो तो आपको मैं 6 महीने और दे दूंगा एक्सेस। जो भी बच्चे भी कहते हैं कि सर मैं हमारा कुछ बाकी रह गया, प्लीज डोंट टेक इट एज ए मैटर ऑफ राइट, ठीक है ना। विद्या का सम्मान नहीं करोगे, विद्या तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। लिस्ट बना के आप लोग, जिसके भी लगता है कि सब्जेक्ट कम है तो मैं उसको बताऊंगा ऐप पे कहाँ पढ़ा है वो सब्जेक्ट, क्योंकि हर सब्जेक्ट कवर हुआ है। और ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ क्लासेस लाइव लेने के लिए मैंने रिकॉर्डेड के लिए बोला था। रिकॉर्डेड के लिए इसलिए बोला था क्योंकि हमने इसको शायद क्रेश कोर्स में समझ लिया था। और बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट था कि सर पेपर्स, सर वी वांट पेपर्स, सर वी वांट पेपर्स, हमें पेपर चाहिए सर। देखो अगर कोई स्टूडेंट अगर शुरुआत से पेपर इकट्ठे कर रहा होगा ना, तो मैं कम से कम 200 प्लस पेपर्स होंगे उसके पास। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों, लोकेश, स्वाति, मनीषा, बताइए कितने पेपर से आज तक आपके पास? रफली 200 प्लस पेपर्स होंगे। इसमें मैं प्रीलिम्स के, मेंस के, इंडिविजुअल पेपर्स, हर पेपर्स, मेंस के आंसर राइटिंग के पेपर्स। अरे मेंस के आंसर राइटिंग के तो एक सब्जेक्ट के 5-5, 8-8 पेपर हुए हैं। तो यार अब आप लास्ट मोमेंट पे आकर ये कहते हो कि सर पेपर नहीं है हमारे पास। हाँ, आपको चाहिए तो मैं, आप मुझे मेल आईडी दीजिए, मैं मेल आईडी पे सारे पेपर भेज दूंगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं टीम को बोल दूंगा। मेरे सारे स्टाफ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सब वर्क फ्रॉम होम करो, तो हमने भी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया। आपको जो चाहिए, जितना कंटेंट चाहिए, जितना सब्जेक्ट मटेरियल चाहिए, मैं दूंगा, पर प्लीज पढ़ो यार। थिंग को एज ए फॉर ग्रांटेड मत लो और एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम मत करो। बाकी कोचिंग कैसी कैसी चलती है तुम्हें भी पता है। ये तो मैं इतना हम्बल आदमी हूँ जो तुम्हें सबको एंटरटेन करता हूँ। कोई मुझे इतना सा भी कहता है तो मुझे ऐसा लग जाता है कि यार ये बच्चे को कहीं कुछ कमी ना पड़ जाए। क्योंकि यार ऐसा है कि उस दर्द, पीड़ा, तकलीफ को मैंने अनुभव किया है। और तुमको लगता होगा कि सर बहुत प्रिविलेज्ड है। नहीं नहीं यार, आई वॉज नेवर प्रिविलेज्ड। मैं कभी प्रिविलेज नहीं था। या आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे। आई वॉज नेवर नेवर प्रिविलेज्ड। कोई सिल्वर स्पून नहीं है हम लोग। एक टाइम था जयपुर की सारी बसों के नंबर याद थे मुझे। 7 नंबर कहाँ जाती है, 8 नंबर कहाँ जाती है, 11 नंबर कहाँ जाती है, 13 नंबर कौन सी बस जाती है। वो दिन भी देखे।
तो वी हैव सीन एवरीथिंग एवरी थिक एंड थिन। तो प्लीज यार पढ़ाई करो, एज ए मैटर ऑफ राइट मत लो। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू। अरे वी आर ऑल्सो ग्रेटफुल टू यू, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू ऑल यू स्टूडेंट्स ना। मेरे लिए तो सभी बहुत प्यारे हो आप सब इतने प्यारे बच्चे हो, उसका कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है ना, दिक्कत यहाँ पे होती है जब आप थोड़ा सा सीरियसनेस खत्म कर देते हैं। आप सीरियसनेस खत्म कर दोगे तो देखिए हमेशा चीजें एक जैसी नहीं बनी रहती दुनिया में। मेरी आप एक सीख सुन लीजिए, दुनिया में एक सीख सुन लीजिए मेरी। मैं पर्सनल प्रोफेशनल सारी जिंदगी के हिसाब से आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि कोई भी चीज एक जैसी नहीं बनी रह सकती, चाहे वो रिश्तों में प्यार हो, चाहे वो आपकी क्लासेस हो, चाहे वो आपका स्ट्रगल हो, चाहे वो आप स्ट्रगल भी एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए सर मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन भविष्य बदलेगा। अरे कितने सारे एग्जाम्पल हुए हैं, कितने सारे एग्जाम्पल हुए हैं। एक 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 थे सर, अब उनका नाम नहीं लूंगा मैं, अब तो वो बहुत राजस्थान में सब जानते होंगे, अभी राजस्थान में किसी हाईकोर्ट के किसी अच्छे पद पर हैं। सर आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने लगभग 7-8 इंटरव्यू दिए हैं आरजेएस के, बैक टू बैक इंटरव्यू देते थे। फिर जयपुर में एक हिंदी मीडियम की कोचिंग थी, वहां पर वो पढ़ाने लग गए, ठीक है ना। और अपना कोड जाते और थोड़ा बहुत पढ़ाते, प्रैक्टिस तो बस ऐसा था कि हाँ भाई थोड़ा बहुत कोड जाते हैं और अपना पढ़ाते रहते थे। जैसे 35 साल के हुए एडीजे बन गए और अभी हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के पोस्ट पर है। कोई मेन रजिस्ट्रार नहीं, किसी रजिस्ट्रार के पोस्ट पर है। तो इसलिए कह रहा हूं सर, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, आपके स्ट्रगल से परमानेंट नहीं है। आपके रिश्ते, जिन रिश्तों पे आज आप बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठे हैं, वो भी परमानेंट नहीं है। आपके रिश्तेदारी पे परमानेंट नहीं है। जिंदगी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। प्लीज इसलिए कह रहा हूं, मेहनत करो, ये स्ट्रगल निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मेहनत नहीं करी तो जो चीज परमानेंट नहीं है ना, आज अगर तुम थोड़े से गुड कंडीशन में हो, अगर मेहनत करोगे है ना, तो बेस्ट कंडीशन में चले जाओगे सर अपने। अगर नहीं करोगे मेहनत तो अपने वर्स्ट कंडीशन में चले जाओगे। इसलिए कह रहा हूं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। और परमानेंट नहीं है का मतलब इतना सा है सर, प्लीज मेहनत करो, तुम बन जाओगे, मुझे बहुत खुशी होती है। आज वो बच्ची ने जब जब वो फाइनली वो बनी, मोनिका हो या फिर वो हो, क्या नाम है उसका, अभी एक और बना था लड़का, एक क्या नाम था उसका, राजूपाल राजूपाल सिंह भाटी, अभी बनाया वो। तुम उस लड़के से मिल लो, इतना हम्बल। मैं मेंस लिख के उतरा हूँ स्टेज से नीचे ना, वो सीधा, मैं तो पहचानता नहीं हूँ ना किसी को, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मैंने तो देखा नहीं किसी को। वो बच्चा आके सीधा चरण स्पर्श किया उसने मेरा, राजूपाल सिंह भाटी ने सीधा चरण स्पर्श करता स्टूडेंट, बोला सर मैं राजूपाल। और राजूपाल का फोन जब मेरे पास आया था तो मेरे को बोलता सर मेरे को मेंस की क्लासेस लेनी है आपसे, पर मेरे पास फीस नहीं है। उस टाइम 15,000 रुपये फीस थी बैच की। मैंने कहा कितने हो जाएंगे सर, 2-5 हज़ार दे पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है डाल देना, एडमिशन दो ऐसे। वो लड़का जब इंटरव्यू देके आया तो मुझे हर दिन बोल रहा है कि सर मेरा इंटरव्यू इतना खराब हुआ है, मुझसे सर रजिस्ट्रेट पूछा, मैं उसमें भी कुछ गलत सलत बता के आ गया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर उन्होंने तेरे को पसंद कर लिया होगा ना इंटरव्यू में, तो तेरे को 20 नंबर मिल जाएंगे, तो तू बस वो छोड़ दे फिर। बिकॉज आई हैव फुल फेथ एंड ट्रस्ट अपॉन हिम। बच्चा बनता है यार, क्यों नहीं बनता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल शकल उतार के आते थे। अगर आप नीलम की बात करो या फिर आप किसी और बच्चे की बात करो, जब बनने के पहले ये बच्चे बिल्कुल डीमोटिवेट होकर आते थे कि यार सर बहुत हो गया ऐसा स्ट्रगल, अब क्या करें। मैं बोलता हूँ कि ये सब संघर्ष के दिन निकल जाएंगे, लेकिन अगर हार्डवर्क करोगे तो बेस्ट वर्जन में पहुंचोगे अपने। और अगर हार्डवर्क नहीं किया ना सर, तो सच्चाई पता है तुम्हें वकालत की क्या चल रही है अभी। हाँ, लिटिगेशन की क्या है। अगर किसी के फोर फादर वकालत कर रहे हैं, अरे किसी के पेरेंट्स वकालत कर रहे हैं तो भी हालत खराब ही है भैया, तो भी हालत खराब ही है। इसलिए कह रहा हूं मैं कि हालत ठीक नहीं है। और राजस्थान में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे दे आर नॉट गुड पे मास्टर। वो अच्छा पे ही नहीं करते आपको, क्या करोगे। ऊपर से वैश्विक मंदी, आर्थिक तंगी, पता नहीं क्या क्या आ रहा है मार्केट में। इसलिए कह रहा हूं मैं, प्लीज वैकेंसी आएगी, आरजेएस की आएगी या किसी की आएगी, वो चीज नहीं रुकने वाली। अरे जब कोविड में भी वैकेंसी नहीं रुक रही थी, तो अब क्या वैकेंसी रुकेगी। इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज अपना मेहनत करो और अपनी मेहनत को शुरुआत दो, मुकाम दो उस मेहनत को। और प्लीज एक्सक्यूज बनाना बंद करो, वो नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये सब कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 बच्चों के और मैसेज आए हुए हैं,
इसलिए एड्रेस करना जरूरी है इस बात को। किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहा मैडम आपसे तो बहुत ही विशेष स्नेह है लेकिन ये बात समझो, ये हम जब ये चीज देखने लग जाता है लाइफ में कि हमें एक्सक्यूज देखना है कि यार ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है हमारे पास ये चीज की कमी है, हमारे पास वो चीज की कमी है, हमारे पास फलाना चीज नहीं है, वहीं पे आपका डाउनफॉल स्टार्ट है। अभी मैं एक स्टूडेंट से मिला, आपको क्या बताऊं मैं, जैसे मैं ज्यादा शेयर नहीं करता बातें। अभी जब जयपुर छोड़ रहा था मैं, तो मैं रिजल्ट विजल्ट सब आ गया था, है ना, तो मैं उसके बाद फिर खाटू श्याम जी गया, रिंगस से निशान लेके गया था पैदल, और एक दो दोस्त थे उसके साथ गया था। तो एक स्टूडेंट है, उनका मैसेज आया, अब वो स्टूडेंट नहीं थे मेरे, अब उन्होंने क्या यूट्यूब पे देखा होगा, तो उन्होंने मैसेज ड्रॉप कर रखा था कोचिंग वाले फोन पे, तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि सर आर्थिक स्थिति ऐसी है। आई सेड हिम कि प्लीज अपन ना ऐसा करना, आप मेरे से रिंगस मिलना। तो मैं उनसे रिंगस में मिला, मैंने आधे घंटे उनसे बात करी बैठ के, मुझे उनके अंदर स्पार्क दिखा, मेरे को लगा हाँ ये लड़का कर सकता है, ये लड़का, या वो अपने ना बैरेक लेके आया था साथ में कि सर मैं बैरेक को ऐसे पढ़ता हूँ, और बैरेक की बिल्कुल कटी फटी हालत जो पढ़ पढ़ के हो जाती है। तो आई हैव सीन स्पार्क इन दैट बॉय कि हाँ ये कर लेगा, इसको सब थोड़ा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा इसको मेंटरशिप चाहिए, कर लेगा ये। और फीस के लिए बोला कि फीस जब होगी तब देना, माफ नहीं करूंगा, जब कुछ बन जाओगे तो दे देना। तो आप ये समझिए कि देर इज नथिंग परमानेंट इन द लाइफ, कुछ भी परमानेंट नहीं है। प्लीज मेहनत करो अपनी, वो परमानेंट है। आप खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो प्लीज हार्ड वर्क करने स्टार्ट कीजिए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मिस कर रहे होंगे मुझे कि सर वो मोटिवेशन मिल जाए थोड़ा सा तो और जोश आ जाए, तो जोश लेके आइए अपने अंदर, प्लीज जोश लेके आइए। और तैयारी कैसे करनी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। जो बच्चे पुराने हैं, वो बच्चे जो जो सब्जेक्ट हो चुके हैं, रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। और जो बच्चों को लगता है कि सर पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे लेकिन मेरे को तो पढ़ना ही है, कि देखिए ऐसे ऐसी बात है, कोई भी कोर्स होता है डेट इज फॉर 15 मंथ्स। अगर तुम ये सोचो कि 15 महीने का कोर्स मैं तुमको नेक्स्ट 3 महीने में कवर करा दूं, तो वो नहीं हो सकता है यार। तो फिर आप किसी दूसरी कोचिंग में चले जाइए जहां पर सिर्फ आपको बिठाएंगे और लिखाएंगे, बिठाएंगे लिखाएंगे, बिठाएंगे लिखाएंगे। मेरा वो रूटीन नहीं है, ना मेरा वो काम है, न मैं सिर्फ पढ़ा था। 15 महीने का कोर्स है तो 15 का 16 महीने हो जाएंगे, लेकिन 15 के 14 महीने कभी नहीं होंगे। ये रेगुलर क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं। तो ये बात समझिए that you can, if you want to achieve something, that you then you have to do some extra work और हार्ड वर्क। अब वो नहीं कर पा रहे हो आप तो फिर यार that would be difficult। चलिए, ओरिएंटेशन में इतना ही था नए वाले बच्चों के लिए। अब समझिए, अब समझने की कोशिश करते हैं, वापस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम दो पार्ट में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। अब ये मत कहना सर एक फंडामेंटल राइट वाला पार्ट होगा और एक पॉलिटी वाला पार्ट होगा, वो तो सभी का ही होता है लेकिन अपना तरीका कुछ अलग है। सर एक पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको जेलो पॉइंट ऑफ व्यू से। जेलो पॉइंट ऑफ व्यू से का मतलब होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वो जो कि जेलो के लिए आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऐसे राइटिंग। जैसे सर कैसे होता है ये ऐसे राइटिंग के हिसाब से, किस तरह से पढ़ना है। जैसे आप सपोज कीजिए, जब मैं आपको सोशलिज्म पढ़ाऊंगा, मैं आपको समाजवाद पढ़ाऊंगा। देखिए समाजवाद थोड़ा सा मैं किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, ऐसे राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे राइटिंग वाले पार्ट को किस तरह से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, रीजनेबलनेस। ये बहुत सारे पार्ट है मतलब ना इसके, ये बड़े बड़े, ये ऐसा है कि ये गहने हैं, गहने गहने मतलब ज्वेलरी है ये ज्वेलरी है जिसको कोर्ट कभी कभी निकालता है। कोर्ट क्या करता है, इसको कभी कभी निकालता है। जस्टिस फॉर द सीक ऑफ जस्टिस वी हैव टू डू सो। जैसे कहीं पर कुछ बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसमें तत्काल हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया। जैसे पश्चिम बंगाल में आरजीकर केस हुआ था, एक महिला डॉक्टर थी, उनके साथ में गलत कार्य हो गया था, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हैंड टू हैंड संज्ञान ले लिया। फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस वी हैव टू टेक सो मोटो कॉग्निजेंस अगेंस्ट सो एंड सो थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस थिंग ना, कि जस्टिस, लिबर्टी, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता,
युक्ति युक्त, ये किस तरह से कार्य करते हैं हमारे। जैसे मैं समाजवाद की बात करता हूं, समाजवाद में दो थ्योरीज हुई। एक हुई कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स सोशलिज्म। भाई कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने समाजवाद की थ्योरी दी। एक हम पढ़ते हैं गांधी सोशलिज्म। अब जब ऐसे आता है, मान लीजिए समाजवाद के ऊपर ऐसे आ गया, सोशलिज्म के ऊपर ऐसे आ गया, अब मैं सोशलिज्म की बात करता हूं तो उसके आर्टिकल कौन कौन से हो जाते हैं। आर्टिकल 15 इज देयर, 16 इज देयर, 17 इज देयर, 18 इज देयर। ये सब क्या है, अनटचेबिलिटी वाला बात है, समाजवाद की बात कर रहे हो आप, अस्पृश्यता खत्म कर रहे हो आप, छुआछूत खत्म कर रहे हो, ये सब उसकी बात है। आप इक्वालिटी लाते हो अपॉर्चुनिटी में, या फिर इक्वालिटी लाते हो एम्प्लॉयमेंट में, आप उसकी बात कर रहे हो। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। समाजवाद का मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझिए। समाजवाद का मतलब होता है कि वो सब सामाजिक तरीके जो कि व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, ऑल द मीन्स बाय विच द पर्सन कैन बी the person or their dignity can be above the powers of society। आप व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उसके लिवलीहुड को इंप्रूव करने के लिए जो काम कर रहे हो, सब समाजवाद के अंदर आता है। जैसे आज बहुत सारी देश में पार्टी है जो अपने नाम के आगे समाजवाद लगा के रखती है ना, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी है। तो वो जो समाजवाद का किस्सा है वो यहाँ से आया है, वो समाजवाद सोशलिज्म से आया है। सोशलिज्म कार्ल मार्क्स कहता है कि इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिसके पास जितना है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उसका होना चाहिए, समान रूप से धन को अलग अलग लोगों में बांटना चाहिए। गांधी जी का सोशलिज्म अलग बात करता है। जैसे नक्सलाइट मूवमेंट हुआ, वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर आधारित है। जैसे देयर इज ए प्लेस नक्सलबाड़ी इन पश्चिम बंगाल, जहां से ये पूरा स्टार्ट होता है। वहां के जमींदार ने किसी को जमीन को लेकर किसी की हत्या कर दी, वहां के सब किसानों ने मिलकर जमींदार को गेम ओवर कर दिया। नक्सलवाड़ी से जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वहां से नक्सलाइट से स्टार्ट हुआ। नक्सलाइट जो स्टार्ट होता है, नक्सलाइट स्टार्ट बात करता है कि हमें जितनी, मान लीजिए आजादी के बाद एक जमीन जिस जमींदार की है उतनी जमीन गरीबों में बांट दो। अब बंगाल का विकास क्यों नहीं हो रहा है, देखिए कैपिटलिज्म जब तक नहीं आता ना, तब तक किसी भी स्टेट का विकास नहीं हो सकता। मतलब जब तक पूंजीवाद नहीं आएगा तब तक आप ये सोचें कि मैं विकास कर लूं किसी देश का, राष्ट्र का, नहीं हो पाएगा। पूंजीवाद एक आवश्यक तत्व है किसी भी राष्ट्र को, देश को विकसित बनाने के लिए। और पूंजीवाद तभी आ पाएगा, जैसे अभी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि अगर भारत को डेवलप होना है तो भारत को क्या करना होगा। भारत डेवलप तभी हो सकता है जब उसके अंदर कैपिटलिज्म की थ्योरी आए। जैसे 2012 में रतन टाटा जी, सिंगूर इज ए प्लेस इन तमिल, वहां पे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सिंगूर एक जगह है जहां पर रतन टाटा जी 2008 या 9 की बात है, वो एक टाटा नैनो का प्लांट लगा रहे थे सिंगूर में। तो ममता बनर्जी ने उसको अपोज किया, और अपोज करने के बाद में वो जमीन जो है अल्टीमेटली वापस किसानों को चली गई। तो बंगाल में लेफ्ट विंग की हमेशा पार्टी रही है। लेफ्ट विंग दो तरह की आइडियोलॉजी होती है सर, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट, और एक होती है सेंटर। सेंटर वाली पार्टीज क्या होती है, जैसे अगर मैं लेफ्ट की बात करूं, सीपीआई, एम, सीपीआई अलग है, सीपीआई एम अलग है। एम मतलब मार्क्सवादी, ठीक है। एक है सीपीआई एल, लेनिन वाली सीपीआई। दिस आर सम लेफ्ट पार्टीज ना। और पहले शिवसेना भी लेफ्ट में, उसमें लेफ्ट हुआ करती, उसमें हुआ करती है। दीज आर द लेफ्ट। सेंटर की अगर मैं बात करता हूं तो आप इसमें ले सकते हो आम आदमी पार्टी, आप आम आदमी पार्टी को इसमें ले सकते हो। अभी जो उसने पार्टी बनाई अपने विजय ने, थलापति विजय ने, टीवी के, आप इसको ले सकते हो, टीवी के को भी, ठीक है। एक्सट्रीम राइट पार्टीज कौन सी होती है। अब एक्सट्रीम राइट पार्टीज में बताइए सर कौन सी होगी एक्सट्रीम राइट पार्टीज, बताइए विच पार्टी इज एक्सट्रीम राइट। भाई ये तो बिल्कुल राइट है। बताइए मुझे कि एक्सट्रीम राइट पार्टी कौन सी होगी सर।
बताइए विच पार्टी इज एक्सट्रीम राइट? जी सर ये पार्टी राइट है। बताइए विच पार्टी इज एक्सट्रीम राइट? अरे बीजेपी एक्सट्रीम राइट नहीं है, बीजेपी समहाउ हियर, बीजेपी यहां पर है, जैसे कांग्रेस यहां पर है। ऐसा है सर सिंह, बीजेपी बीजेपी एक्सट्रीम राइट नहीं है, बीजेपी में तो थोड़ी सी सेंटर में आती है बीजेपी, थोड़ा ना हिंदुत्ववादी है लेकिन थोड़ा सेंटर में है, ये लेफ्ट और सेंटर के बीच में कांग्रेस। ये जब आदमी एक्सट्रीम राइट मत हो जाता है ना सर, तो वो किसी को पसंद नहीं करता। एक्सट्रीम राइट का मतलब होता है कि वो सीधा मार देगा उसको, तुम कोई गलत बात बोल के देखो वहीं पे तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट ये एक अलग चीज है, सेंटर अलग चीज है। आप जब कभी भी कोई भी चीज के एक्सट्रीम में पहुंच जाएंगे, जब भी आप किसी के एक्सट्रीम में चले जाएंगे, आपका डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, आप विकास नहीं कर सकते उसके बाद। यू कैन नॉट डेवलप फ्रॉम दोज स्टेट। आप उस स्टेज में आने के बाद में डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। डेवलपमेंट का मतलब ये है इंटेलेक्चुअली डेवलप। अभी कहोगे सर चाइना तो बहुत डेवलप है, तो कहोगे ना सर चाइना तो बहुत डेवलप है। चाइना ने कैसे डेवलप किया है? चाइना डेवलप हुआ है डिक्टेटरशिप से। चाइना डेवलप हुआ है डिक्टेटरशिप से। कोई भी अगर उनका विरोध करता है तो चाइना सीधा उसको उड़ा देता है। इंटेलेक्चुअली आप डेवलप नहीं हो सकते, कोई बहुत अमीर नहीं बन सकता। आज एशिया का सबसे अमीर देश है चाइना, लेकिन अगर आप देखोगे सबसे एशिया का सबसे अमीर आदमी अपने गौतम अडानी या अंबानी होगा, लेकिन चाइना का एक भी आदमी सबसे अमीर नहीं है पूरे एशिया में। क्योंकि जैसे ही वो अमीर बनता है, चाइना क्या करता है, उसकी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या उसकी वेल्थ को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। ये थ्योरी जो है कार्ल मार्क्स के समाजवाद है, ये कहता है कि कोई भी आदमी एक सीमित से ज्यादा अधिक पूंजी नहीं रख सकता। कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म ये है। कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म के साथ में प्रॉब्लम क्या है सर, कि इसके लिए आपको इक्वालिटी देखनी पड़ेगी, आपको समानता देखनी पड़ेगी, और प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसका कहीं मिसयूज ना हो, और इसको सिर्फ बैलेंस कर सकता है कोई डिक्टेटर, और डिक्टेटरशिप चलती है पूरी। आप कुछ बोल नहीं सकते, फ्रीली स्पीच नहीं दे सकते, देयर आर सो मेनी थिंग्स। गांधी जी थोड़ा सा अलग बात करते हैं इसके बारे में। तो सर गांधी जी क्या कहते हैं? अगर आप गांधी जी का सोशलिज्म देखोगे तो ये कहते हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी, इस थ्योरी को हम कहते हैं पुश एंड पुल थ्योरी। पुश एंड पुल थ्योरी मतलब, इसका एक एग्जांपल समझिए। गांधी जी के जो सोशलिज्म है, गांधी जी का जो समाजवाद है, उसका एक उदाहरण है, वो है सर आपका रिजर्वेशन, आरक्षण। उसका एक उदाहरण है आरक्षण। जैसे पुश एंड पुल थ्योरी क्या कहती है कि जो व्यक्ति समाज के इस तबके पर चला गया, वो दूसरा जो निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसको हाथ देके खींचेगा, और जो इसके ऊपर है वो उसको खींचेगा। मतलब जो ऊपर है वो, जो नीचे है वो उसको पुश करेगा, और ऊपर वाला पुल करेगा। जब ये थ्योरी चलती है तो ये गांधी जी का सोशलिज्म है, कि एक व्यक्ति को आप समर्थक बनाओ, वो अपने परिवार को समर्थ बना देगा। जैसे किसी आरक्षण, ये तो है कि किसी को आरक्षण से कोई पद मिला, उसने अपने परिवार के, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना स्टार्ट किया,
अपनी आर्थिक हालत को समृद्ध किया, अपने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, तो आज अच्छे मीडियम में पहुंचे। और आज जाके वो उसने जब पुश और पुल किया मिलके, ये गांधी जी का सोशलिज्म बात करता है। तो जब आप ऐसे में कुछ, जब आप निबंध लिख रहे हैं आरजेएस के लिए, तो आप कुछ अच्छा लिख के आएंगे तो आप अच्छे मार्क्स के प्राप्त करने के हकदार हैं। कुछ भी बकवास चार्ट लिखने से नंबर नहीं मिलते, ये बिल्कुल आप याद रखिए। अगर आपको ऐसे में नंबर चाहिए तो खुद के विचार जनरेट करना स्टार्ट कीजिए। आज मैं देखता हूँ बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मार्केट से बुक्स ले आते हैं ऐसे की, और ऐसे पढ़ते रहते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये बात समझिए, पढ़ने में बुराई नहीं है, लेकिन हूबहू अगर आप चाहते हो कॉपी पेस्ट करना, करके आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। आप उनको पढ़िए और आप खुद का विचार डेवलप कीजिए कि आपके विचार क्या कहते हैं, तो देन यू विल गेट मार्क्स ना। आप डायरेक्टली अगर आप सोचें कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे, यू विल नॉट एबल, यू आर नॉट एबल टू गेट और सिक्योर गुड मार्क्स। ये आप भी याद रखिएगा थोड़ा सा बात, ठीक है सर। हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। एंड दिट इज ऑल फॉर टुडे। और एक सब्जेक्ट और है जो अभी स्टार्ट होगा इसके साथ माइनर में, तो मैं मैम से पूछता हूँ कि वो क्या पढ़ाएंगी। और हाँ, ये दिस इज ए वेरी वंडरफुल प्लेस। पीछे पूरा मोर वगैरह सब घूमते रहते हैं। इट्स ए वेरी आइसोलेट एंड वेरी गुड गुड प्लेस। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आसपास पूरा जंगल है, तो थोड़ा सा मुझे मेंटल पीस भी मिल रहा है। और डेफिनेटली अब अगर रेंट अगर मेरा बच रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने फीस भी कम कर दी है, ठीक है ना। नाउ फीस इज रिड्यूस्ड, है ना। ऑनलाइन बेच की इज नाउ 25,000 और देयर इज रिकॉर्डेड बैच इज 15,000, ठीक है सर। और दैट इज इट। और जो ऑनलाइन बैच है वो 15 महीने का है। अब जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिस बच्चे का कोर्स खत्म हो जाएगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे बच्चों का लास्ट बचा हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उसमें वॉइस प्रॉपरली नहीं है। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है उनका एक्सेस है, फिर एक्सेस रिवोक होगा। दोज हु वांट टू रिन्यू, जो बच्चे अपना एक्सेस रिन्यू करना चाहते हैं, जैसे हम सर मैं एक और रिन्यू बढ़ाना चाहता हूँ, तो 15,000 रुपये लगेंगे, उसके नेक्स्ट 15 महीने के लिए एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं होता सर 10-15,000 रुपये में आजकल, क्योंकि अब आप ही समझिए कि 15,000 में तो रिकॉर्डेड बेस भी नहीं मिल रहा है ये इनके पीडब्ल्यू की, नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो भी ठीक ठाक पढ़ाते हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं वहाँ की। बाकी यहाँ पे तो अपना आपको पर्सनल मेंटरशिप है, और अच्छे से अपना पढ़िए। और जिन बच्चों की प्लीज फीस बाकी है, सर आवाज भी सही आ रही है, आवाज भी सही आ रही है, थैंक यू थैंक यू। यार जिन बच्चों की फीस बाकी है, प्लीज यार डिपॉजिट कराना। जिन बच्चों की फीस बाकी है, ठीक है, डिपॉजिट कराना, मुझे बोलना ना पड़े, ना मुझे मैसेज ड्रॉप करवाना पड़े, तो प्लीज जिनकी फीस बाकी है फीस जमा कराइए अपनी, ठीक है। हाँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, तो प्लीज और पढ़िए आराम से शांति से। कल सेम टाइम क्लास रहेगी, ठीक है ना। और एक सब्जेक्ट नया स्टार्ट होगा कल से, उसके बारे में मैं शाम को मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थोड़ा सा बताइए आप लोग ठीक हैं, सब सब अच्छे हैं। सर एक्सेस के का कैसे पता चलेगा, कब तक है एक्सेस का पता? ऐसे लगेगा कि यूजुअली हम लोग एक्सेस का पता कैसे रखते हैं, हम लोग 15 to 16 मंथ्स काउंट करते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि हाँ इनका पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो 15-16 मंथ्स में, और फिर भी कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा कोई सब्जेक्ट छूट गया है, या फिर कोई एक स्टूडेंट थे उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं थोड़ा बीमार हो गया था बीच में 2 महीने, तो मैं बिल्कुल भी मतलब मैं क्लास लेने की स्थिति में था ही नहीं, तो अब उसको वापस हम रिस्टोर कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है एक्सेस का, तो एक्सेस का ऐसे ही पता लगता है बस। और स्टूडेंट से किसी के एक्सेस कटा है, तो उससे अगर वो बच्चा लिख देता है सर मेरा ये सब्जेक्ट बचा हुआ है, और जेन्युइनली अगर उसका बचा हुआ है तो जेन्युइनली हम उसको पूरा करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर रिकॉर्डेड अवेलेबल है, अगर रिकॉर्डेड अवेलेबल है और फिर भी अगर आप नहीं ले रहे हो, तो फिर यार उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है ना। कल से सेम टाइम क्लास रहेगी, और कल से कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं दोनों पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, जो चीज मैं आपको समझा रहा था, कि एक तो पार्ट हम पढ़ेंगे इधर से, जो पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल पार्ट है सर, सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, थ्योरी है। इसमें पॉलिटी भी आएगा आपका पीछे। पॉलिटी वाला जो पार्ट है, जो पॉलिटी वाला पार्ट है, ये पॉलिटी वाला पार्ट पूरा यूपीएससी में आता है। ये जेलो वाला पॉलिटी वाला पार्ट, ये पूरा यूपीएससी में आता है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। और ये ऐसे राइटिंग वाला पार्ट जो है, अब ऐसे राइटिंग में कौन कौन सा पार्ट हम पढ़ेंगे ये भी आप सुन लीजिए। जैसे जैसे पार्ट 3 जो है आपका फंडामेंटल राइट, या डीपीएसपी हो गया, या फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पार्ट हो गया, या
आर्टिकल 32 226 वाले पार्ट हो गए, ये ऐसे राइटिंग के पार्ट है सर। इनको मैं बहुत शिद्दत से पढ़ाऊंगा और शांति से पढ़ाऊंगा। क्लासेस आप एक्सपेक्ट कीजिए इसमें 40+ क्लासेस हैं इसमें आपकी, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 40 क्लासेस तो मेरे को लगेगी इसमें, क्योंकि अब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, अरे किसी भी कॉलेज में चला है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में हार्डली 7 से 8 लेक्चर 10 लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मेरे को समझाना है, क्योंकि जब तक समझाऊंगा नहीं आप लोग लिख के नहीं आ पाएंगे। सर आरजेएस एग्जाम कब तक आने की प्रोबेबिलिटी है? देखिए आरजेएस एग्जाम कभी भी आए, तुम तैयार रहो। अब मुझे भी नहीं पता और ये इनका कोई भरोसा भी नहीं है। दूसरी बात ये कि जो बैच अभी स्टार्ट, अभी जो उनका अभी तक उनका ओरिएंटेशन नहीं हुआ, क्योंकि अभी कल परसों ही ना 2024 वाला बैच पास आउट हुआ है। अभी 15-20 दिन में जो नया बैच, अभी जो 44 बच्चे बने हैं, इनका ओरिएंटेशन स्टार्ट होगा। तो अभी समझ लीजिए महीना भर लगेगा वैकेंसी आने में, एटलीस्ट 1 महीना मानिए। टीपीए स्टार्ट कर दो सर। नहीं टीपीए अच्छा पढ़ाया हुआ है, टीपीए रिकॉर्डेड से ले लो, टीपीए रिकॉर्डेड से ले लो, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है टीपीए तो इतना अच्छा पढ़ाया हुआ है तुम सोच नहीं सकते। टीपीए तो बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। अब टीपीए एक ऐसा सब्जेक्ट है कि टीपीए के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा अभी, और हाँ एक और बात सुन लीजिए, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा उसकी लिस्ट दे देता हूँ आपको। मैं बीएनएस पढ़ाऊंगा, बीएसए पढ़ाऊंगा, बीएनएसएस पढ़ाऊंगा, सीपीसी पढ़ाऊंगा, टीपीए पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा ये मेरे सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मैं एसआरए पढ़ाऊंगा, मैं लिमिटेशन पढ़ाऊंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट 1 पढ़ाऊंगा। बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, सीपीसी, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन, एसआरए, लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 और पॉक्सो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मेरे ये सब्जेक्ट रहेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्लासेस कैसे रहेगी, 1.5 घंटा तो ये सब आपका चलेगा, और रेस्ट 1.5 घंटे में आपके माइनर प्लस हिंदी इंग्लिश चलेंगे। सिर्फ मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आई विल टीच ओनली 2 सब्जेक्ट्स, क्योंकि मुझे लगता है ये सब्जेक्ट्स ही हैं कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट जो हैं। दीज आर द कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। किसी को अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है कि नहीं सर वो सब्जेक्ट भी आप पढ़ा देंगे तो बता दीजिए मुझे। माइनर का मतलब, अब आप ये मत कहना सर जेजे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जेजे माइनर का है। हाँ भैया वो माइनर ही है, उससे जो चीजें पूछी जाती है ना वो माइनर से पूछी जाती है। कोई सब्जेक्ट अगर चाहते हैं कि नहीं सर वो सब्जेक्ट आप पढ़ा दीजिए, ये सब्जेक्ट ही मैं पढ़ाऊंगा, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ। आई विल टीच 2 सब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है। किसी को कुछ सुझाव हो तो प्लीज, सजेशन हो तो दे दीजिए। अरे आप मेरे सब अपने बच्चे हो यार, किसी को कोई सजेशन हो तो प्लीज दीजिए। सर हिंदी भी पढ़ाओगे? हिंदी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हिंदी मैडम पढ़ाएगी। मैडम वो पूरा माइनर वाइनर सब उनका है। देखिए जो चीज रटने की ना एज इट इज वो मैडम पढ़ाएगी, उसमें समझाने का कुछ नहीं है। पर इस बैच में हमें भी देखिए हिंदी इंग्लिश ऑलरेडी हो रखा है। जो बच्चे पुराने हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, उन बच्चों का 15-16 महीने का होगा, ऑटोमेटिकली एक्सेस कट जाएगा। जो बच्चे पुराने हैं, अगर आपको रिन्यू करवाना है तो 15,000 रुपये लगेंगे, जो कुछ नहीं है, टेक्निकली कुछ नहीं है। मैं रिन्यू कर दूंगा 15 महीने के लिए। और कुछ है हो किसी का सजेशन तो प्लीज बताइए मुझे। सर अब बीएनएस ही पढ़े और आईपीसी का कंपैरिजन देख लें। हाँ बीएनएस पढ़ो, अब सिर्फ बीएनएस पढ़ो अब। बीएनएस में तो ज्यादा चीजें, बीएनएस में तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। सेक्शंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुए हैं, बट बीएनएस में ऐसा नहीं है कि 10 एक सेक्शन 15-20 सेक्शन ऐड हुए हैं। हार्डली 10 से 15 सेक्शंस ऐड हुए हैं बीएनएस में, और सेक्शंस कंप्लीटली ऊपर नीचे हो गए। तो सेक्शन नंबर के ऊपर सवाल नहीं आएगा, जहां तक मुझे लगता है हाईकोर्ट नहीं पूछेगा आपसे। सर हाँ पेपर टफ करने के लिए पूछ सकता है, बाकी तो कुछ पता नहीं है। बाकी सर मेरा तो 6 से 7 मंथ ही हुए हैं। अरे तो तुम्हें कौन छेड़ रहा है भाई? तुम्हें कोई नहीं छेड़ रहा, मुझे सबका पता है। जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं उस दिन की डेट और टाइम और क्या सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं हम सब ये नोट करते हैं। जैसे कोई बच्चा नया एनरोल हुआ है तो उस बच्चे ने कहाँ से ज्वाइन किया है, कौन सब्जेक्ट उसका चल रहा था उस टाइम पर, किस सब्जेक्ट से उसने पढ़ना स्टार्ट किया, हम ये सब चीज नोट करते हैं।